मेरा नाम ऋषभ है। मैं डॉक्टर के यहाँ बैठा हुआ था और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी 29 साल की बड़ी और कुंवारी बहन प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था। मेरे माता पिता को गुजरे 10 साल हो चुके थे। हम एक पुराने से और मजबूत से घर में रहते थे, जहाँ की एक एक दीवार में कोई न कोई कहानी छुपी हुई थी। मैंने इस घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी और घर का हर कोना, हर दरवाजा, हर चौखट मेरी यादों में बसी हुई थी। मेरी बड़ी बहन का नाम पूर्वी था, जो मुझसे उम्र में पूरे 5 साल बड़ी थी और मैं उनको दीदी कहता था। इस घर की सबसे मुश्किल कहानी मेरी दीदी की थी, जो अपनी आंखों से देख नहीं सकती थी और हमेशा खामोश रहती थी। वो ज्यादा बातें नहीं करती थी। घर की एक एक चीज को वो अच्छे से जानती थी, इसीलिए महसूस करते करते आंखों से न दिखने पर भी घर के एक एक काम को वो अच्छे से किया करती थी। माता पिता के मरने के बाद दीदी की आदत मुझे बड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि तभी से ही वो खामोश रहने लगी थी। उससे पहले तो मम्मी पापा से वो बहुत अच्छे से बातचीत किया करती थी। मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय वो अपनी नजर झुका लिया करती थी। वो अपनी आंखों से देख नहीं सकती थी, मगर मुझे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने कई बार चाहा कि उनकी खामोशी को तोड़ूं, उनकी जिंदगी के छुपे राजों को जान लूं, मगर हर बार वो एक नया बहाना बनाकर बात को टाल दिया करती थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, वो बात ये थी कि मेरी दीदी की आंखों की रोशनी ना होने की वजह से उनकी कहीं शादी नहीं हो सकती थी और मैं भी अकेला नहीं रहना चाहता था। इसलिए मैंने दीदी की शादी ना करने का फैसला किया। वो भी शादी नहीं करना चाहती थी। उनका कहना था कि मुझ जैसी अंधी लड़की को भला कौन एक्सेप्ट करेगा। इसलिए दीदी हमारे घर में ही रहती थी। 29 साल की उम्र हो जाने के बावजूद भी उनके दिल में कभी शादी का ख्याल नहीं आया था। यहाँ तक कि हर बार वो प्रेग्नेंट हो जाया करती थी और ये सब कुछ पिछले 5 साल से चल रहा था। मैं 5वीं बार उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर आया था अबॉर्शन करवाने के लिए, क्योंकि उनके पेट में जो बच्चा है उसका पिता कौन है। पहली बार जब मुझे डॉक्टर ने मेरी दीदी की तबीयत बिगड़ने पर यह खबर सुनाई थी कि वो प्रेग्नेंट है, तो ये सारे शब्द मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरे थे और अब तो हर साल का यही मामूल बन गया था। मेरी दीदी बिना शादी किए माँ बन जाती थी। यहाँ तक कि वो कभी घर के बाहर भी नहीं जाया करती थी और ना ही मेरे अलावा घर के अंदर कोई दाखिल होता था। ये जो कुछ हो रहा था किसी पाप से कम नहीं था। ये सब कैसे हो रहा था मैं नहीं जानता था, मगर मैं ये जरूर जानता था कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। हर बार जब तबीयत बिगड़ने पर मैं दीदी को अस्पताल लेकर जाया करता था, तो लोग अजीब नजरों से मुझे देखते थे और हम दोनों के रिश्ते को गलत समझते थे। मगर मैं उनको बता बताकर थक चुका था कि ये मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी बहन है। फिर वो कहते हैं कि इनका पति कहाँ है, उसे लेकर आओ। हर बार तुम इनका अबॉर्शन करवा देते हो। अब मैं किसी को क्या बताता कि दीदी के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। डॉक्टर भी कहा करते थे कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, तुम्हारी बहन तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है, क्योंकि मैं डॉक्टर को कई बार ये बात बता चुका था कि मेरी दीदी के अंधेपन की वजह से उनकी कभी शादी ही नहीं हुई। डॉक्टर की बातों पर मैं नजर चुरा लिया करता था, क्योंकि उनके सारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था और जो जवाब मैं उनको दिया करता था डॉक्टर मेरी उस बात पर कभी यकीन नहीं करते थे। मैं तो खुद जानना चाहता था। मुझे याद है कि एक बार एक डॉक्टर ने मेरी दीदी का चेकअप करने के बाद कहा था कि ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि बिना मर्द की औरत प्रेग्नेंट हो जाए। कहीं तुम तो अपनी बहन के साथ कुछ। ये कहकर डॉक्टर खामोश हो गई थी, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने कहा था कि मैं अपनी बहन के साथ रिश्ते को निभाना बहुत अच्छे से जानता हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। मुझे दीदी पर बहुत गुस्सा आया करता था। यहाँ तक कि पिछले 2 साल से तो मैं उनसे कोई बात भी नहीं कर रहा था। उनकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर का सामना बड़ी मुश्किल से करना पड़ता था और मुझे बेहद शर्मिंदगी होती थी। ये तो अच्छा था कि हमारा कोई रिश्तेदार या आस पड़ोसी हमारे घर आता जाता नहीं था, लेकिन सारे ही लोग हर बात की खबर बहुत अच्छे से रखते थे। इस बात को मैंने बड़ी मुश्किल से कई सालों से छुपाकर रखा हुआ था। अब ये बात बहुत मामूली सी बन गई थी। हर साल वही कहानी दोहराई जाती थी। मैं बेबस होकर अपनी दीदी को अस्पताल ले जाया करता था और हर साल वो मुझसे नजरें चुराती रहती थी। मैंने कई बार उनसे पूछा, रिक्वेस्ट की, गुस्सा किया, प्यार से पूछा, सख्ती से पूछा, यहाँ तक कि एक बार तो मैंने अपनी बड़ी बहन पर गुस्से में हाथ भी उठा लिया था, मगर दीदी की खामोशी कभी नहीं टूटी।
मैंने एक दिन चिल्लाकर अपनी दीदी से कहा कि दीदी, मुझे बताओ आखिर ये सब क्या है, और ऐसा भला आपके साथ ही क्यों होता है? अगर आप किसी को पसंद करती हो या चोरी चुपके किसी से मिलने जाती हो तो मुझे बता सकती हो, मैं आपकी उसके साथ खुशी खुशी शादी करवा दूंगा। लेकिन जो आप कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दीदी के लब हिले, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। फिर उनकी आंखों से आंसू तैरने लगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ऋषभ, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं जानता था कि वो सब कुछ जानती है और मुझसे छुपा रही है। ये शब्द मेरे दिल में किसी तेज धारदार चाकू की तरह वार करते थे। अगर वो सच में इस बात से बेखबर होती तो क्या हर बार मेरी बातों पर खामोश हो जाया करती? क्या उनके चेहरे पर वो डर नहीं होता जो मैं हर बार देखता था? क्या वो भी इसी डर में जी रही थी जिसमें कई सालों से मैं जी रहा था? मैं नहीं जानता था कि सच्चाई क्या है, मगर मैं ये जरूर जानता था कि अब मैं खामोश नहीं रह सकता था। इस बार मैं इस कहानी को अंजाम देकर ही दम लूंगा। इस बार मैं सच जानकर रहूंगा, चाहे उसकी मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मेरा सवाल अब जवाब दे चुका था। कई सालों से मैं यही तमाशा देख रहा था और अब मैं और खामोश नहीं रह सकता था। मेरी दीदी ने अपनी रोती हुई आंखों से मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर से खामोश रहीं। उनकी खाली आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा परेशान कर देता था, जैसे वो देख तो नहीं सकती थी मगर फिर भी सब कुछ जानती थी। फिर धीरे से कहने लगी कि ऋषभ, मैं नहीं जानती कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैं गुस्से में चिल्लाया और मैंने कहा, तो फिर ये सब क्या है दीदी? कोई भूत तो आपके पास नहीं आता, या फिर इंसान? जैसी भी बात है, आप मुझे क्यों नहीं बता देती दीदी? मैं तो काम में बिजी रहता हूँ और आपकी ऐसी हरकतों की वजह से कई बार मेरा काम में भी नुकसान हो चुका है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो घर के हालात कैसे चलेंगे? ऊपर से आप मुझे नई टेंशन दे देती हो। मेरे घर से जाने के बाद आखिर आपके पास कौन आता है? या रात के अंधेरे में किसी को आप बुला लेती हो, या फिर आप किसी को पसंद करती हो, या फिर आपके साथ कोई जबरदस्ती करता है? दीदी, मैं हर हाल में आपसे कुछ नहीं कहूँगा, बस आप मुझे बता दीजिए कि ये किसकी हरकत है। अगर कोई आपके साथ जबरदस्ती करता है तो मैं उसे सजा दिलवाऊंगा, और अगर आप किसी के साथ खुशी खुशी ये सब करती हो तो मैं आपकी उसके साथ खुश होकर शादी करवा दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपसे एक शब्द भी नहीं कहूंगा, लेकिन जो सच है आप एक बार मुझे बताओ तो सही। मगर इतने पर भी दीदी सिर्फ खामोश रहती थी और ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि इस बार मैं इस मामले की गहराई तक पहुंचने वाला हूँ। मैं हकीकत जानना चाहता था और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उस रात मैं जाग रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं दीदी के कमरे के बाहर बैठकर पहरा दूंगा। आज मेरी बेचैनी एक डर में बदल चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से मैं सारा दिन अपना काम छोड़कर घर में ही रहता था और देखता था कि क्या मेरे पीछे दीदी किसी से बात करती है या फिर कोई उनसे मिलने के लिए आता है। लेकिन मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं देखी थी, इसलिए अब मैं दीदी पर रात में नजर रखना चाह रहा था। सब कुछ बिल्कुल खामोश था। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। बस कहीं दूर घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को सुकून में रखने की बहुत कोशिश की, मगर दिल में वही सवाल घूम रहा था कि आखिर मेरी दीदी के साथ ये सब कुछ कैसे हो रहा है। दीदी के कमरे से धीमी धीमी उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। वो गहरी नींद में सो रही थी या शायद जाग रही थी, मैं यकीन से नहीं कह सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे पर नजरें जमा ली, मगर अचानक से मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। मुझे लगा कि जैसे किसी ने दरवाजा हिलाया हो। मैंने फौरन अपनी सांस रोकी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा धीमे धीमे बज रहा है। दूसरी तरफ कोई था। मैंने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च ऑन की, मगर सामने कोई भी नहीं था। दरवाजा हल्का सा खुला था और मुझे हवा का हल्का हल्का झोंका भी महसूस हो रहा था। मैं उलझने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर झांका तो देखा कि दीदी तो अपने बिस्तर पर ही थी, मगर उनके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा कि सब ठीक है ना दीदी? वहां पर कोई भी नहीं था। मेरे दिल में शक पैदा हो चुका था। आखिर ये सब क्या था? मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि शायद ये मेरा वहम था, मगर वो आवाज, वो दरवाजे का धीमे धीमे बजना और खुद हिलना। मैं दीदी के करीब जाकर बैठ गया था और उनसे धीरे से पूछने लगा कि आपने कुछ सुना था? दीदी ने धीमे से सर हिलाया। नहीं, मैं तो सो रही थी, मगर उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। मैंने कहा, दीदी आपकी आंखें तो खुली हुई थी, आप जाग रही थी ना? वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि कभी कभी नींद में भी आंखें खुली रहती हैं, तुम जाकर सो जाओ।
ये जवाब अब मुझे बेफिक्र नहीं कर सकता था। मैंने कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और दीवार के साथ जाकर बैठ गया था। अब मैं और ज्यादा सावधान हो चुका था। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं खामोश नहीं रह सकता। मुझे दीदी को किसी भी तरह सच बोलने पर मजबूर करना था। वो कब तक खामोश रहती, कब तक सच्चाई को छुपाती रह जाती। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा? मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मुझे वहां पता चला कि काम के सिलसिले में मुझे भोपाल जाना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी बहन को ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। मुझे सच्चाई का पता लगाना था और इधर काम ऑफिस में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ऑफिस में मेरी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। बॉस ने कहा था कि अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो तुम्हारे हाथ से नौकरी जा सकती है। ये नौकरी मुझे बड़ी प्रार्थनाओं के बाद मिली थी, इसलिए मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था। मैंने सोचा कि मैं भोपाल कैसे जाऊं, कैसे दीदी को अकेला घर छोड़ दूं। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं दीदी को अपने साथ भी तो भोपाल लेकर जा सकता हूं। मेरा सारा खर्चा कंपनी उठाएगी और दीदी का खर्च मैं उठा लूंगा, लेकिन वहां भी मुझे दीदी के रहने का इंतजाम करना होगा और कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ना होगा। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे मेरे ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के ने बताया कि वो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर जा रहा है। वहां पर उसकी पत्नी का मायका है। वो 2-3 दिन तक वहां रह लेगी और तब तक हमारा काम भी हो जाएगा। वो भी हमारी टीम के साथ भोपाल जा रहा था। तभी मुझे आइडिया आया कि मैं भी अपनी बहन को लेकर चलता हूँ। मैंने उससे कहा कि यार, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। मेरे घर में माता पिता नहीं है, बड़ी बहन अकेली रहती है और वो भी आंखों से देख नहीं सकती। मैं उनको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, और अगर मैं भोपाल उन्हें लेकर जाऊंगा तो मैं वहाँ काम करूंगा या फिर अपनी दीदी का ध्यान रखूंगा। क्या तुम्हारी पत्नी मेरी दीदी को अपने साथ अपने मायके लेकर जा सकती है? उसने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर लूंगा। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वो तुम्हारी बहन का वहाँ बहुत ख्याल रखेगी। मुझे खुशी हुई थी और एक तरह से सुकून भी मिल गया था। अब मैं अपनी दीदी को अपने साथ लेकर भोपाल आ गया था और यहाँ रुचि भाभी उसे अपने साथ अपने मायके ले गई थी। मैं रुचि भाभी को बहुत अच्छे से जानता था और उनके पति देवांश को, जो कि मेरा दोस्त था और मेरे ही साथ ऑफिस में काम किया करता था। इसलिए उनके साथ अपनी बहन को उनके मायके भेजने पर मैं बेफिक्र हो गया था। देवांश मुझे भी अपने साथ ऑफिस का काम निपटाने के बाद अपनी ससुराल ले जाया करता था और वहां पर हम सब साथ बैठकर खाना खाया करते थे। वहां मेरा काम भी हो गया था और मेरी बहन का भी ख्याल अच्छे से रख लिया गया था। मैं उन दोनों पति पत्नी का बहुत शुक्रगुजार था जो उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। इस वजह से मेरी नौकरी भी जाने से बच गई थी, क्योंकि मैं जिस काम के लिए गया था वो काम मेरा बहुत अच्छे से हो गया था। हम दोनों भाई बहन जैसे ही अपने शहर अपने घर पहुंचे तो उधर घर का माहौल तो बड़ा ही अजीब सा था। मैंने पहले ही नजर में कुछ अजीब सा महसूस किया। एक अजीब सी सीरियसनेस थी। हमारे घर के बाहर लोगों की भीड़ मौजूद थी। वो सारे ही लोग खामोश खड़े हुए थे, लेकिन उनकी नजरें चीख चीख कर कुछ कह रही थी। मैंने उनके चेहरे पर कुछ ऐसा देखा जो मुझे परेशान कर गया था। हैरानी, गुस्सा और एक अजीब सी नफरत। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग यहाँ पर क्यों जमा है। मैं रिक्शा से उतरकर दीदी का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ा। उनकी नजर एकदम मुझ पर गई। ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूँ, जैसे मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे ये लोग कल तक जानते थे। मैंने बेचैनी से दीदी के कान में कहा कि दीदी, पता नहीं क्यों हमारे घर के बाहर भीड़ जमा है। दीदी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मगर उनके हाथों की मजबूती मैं अच्छे से महसूस कर सकता था। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा। वहां डर के एक्सप्रेशन थे, जैसे उन्हें पता था कि आज कुछ होने वाला है। तभी किसी ने जोर से कहा कि ये देखो, आ गया ये लड़का। एक औरत ने कहा, यही है वो बेचारी लड़की जिसके साथ हमेशा इसका भाई गलत करता आ रहा है। ये सब सुनकर मैं अंदर से टूटने लगा था। मैंने चौंक कर लोगों की तरफ देखा। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हो? मेरी आवाज कांप रही थी। तभी एक औरत कहने लगी कि हम जानते हैं कि तुम कई सालों से अपनी बहन के साथ गलत करते आ रहे हो, और फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो डॉक्टर के यहाँ ले जाकर उसका अबॉर्शन करवा देते हो। ये बातें सुनकर तो जैसे मेरी सांस ही रुक गई थी। मेरा दिल टूट गया था कि लोग भाई बहन के रिश्ते को इस तरह से कैसे बदनाम कर सकते हैं। मैं अपनी बहन को अपनी माँ समान समझता था और मेरी दीदी भी कुछ इसी तरह से मुझसे प्यार किया करती थी। हम दोनों भाई बहन के बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। न मैंने कभी अपनी बहन के साथ किसी तरह का कोई दबाव बनाया था।
तो फिर ये लोग इस तरह से बातें क्यों कर रहे थे? मुझे गुस्सा आया। मैंने ऊंची आवाज में कहा कि आप लोग बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कैसे कह सकते हो? वहां पर मौजूद आदमियों ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहन के साथ गलत करते हुए, और हमें कहते हो कि हम ये सब क्यों कह रहे हैं? ये सारे ही लोग मेरे पड़ोसी थे, मेरे मोहल्ले वाले थे, मुझे बहुत अच्छी तरह से जानने वाले थे, मगर आज उनके एक्सप्रेशन में शक और नफरत थी। मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा कि ये सब झूठ है। तो फिर वहां मौजूद एक औरत ने चिल्लाकर कहा कि नहीं, ये सब सच है। उसकी आवाज में वो यकीन था जो मेरे अंदर भी नहीं था। उसने कहा, हमने सब कुछ देख लिया है। वो औरत बोलती जा रही थी और कह रही थी कि ये अत्याचार अब छुप नहीं सकता, हमने खुद देखा है। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वहां पर पुलिस भी आई हुई थी जो पहले से ही मेरा और दीदी का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने ही उन लोगों को ये सब कुछ बताया था, लेकिन पुलिस वालों को ये सब कैसे पता चला? मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आखिर किस बात की सजा दी जा रही है। क्यों मुझे पूरे मोहल्ले के सामने जलील किया जा रहा है? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। क्या कोई मुझे जानबूझकर परेशान करना चाहता था? पुलिस हमारे घर से निकलकर आ रही थी। पुलिस वालों ने हमारे घर का ताला भी तोड़ लिया था और घर में मौजूद मेरी दीदी की सारी रिपोर्ट्स निकालकर मोहल्ले वालों को दिखाई थी। हर चेहरा मेरे खिलाफ था, हर आंख मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। मैंने दीदी के कानों में धीमे से कहा कि दीदी, बताओ न सब लोगों को कि मैंने आपके साथ कभी कुछ नहीं किया। आप तो मेरी बहन हो, भला कोई अपनी बहन के साथ गलत कैसे कर सकता है? मेरी दीदी जो मेरे लिए सब कुछ थी, वो आज भी खामोश खड़ी हुई थी। ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। वहां पर मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिसकी उम्र लगभग मेरी ही उम्र की होगी, उसने हंसते हुए कहा कि तुम्हारी बहन की खामोशी बता रही है कि मुजरिम तुम ही हो। इसके साथ गलत करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि इसका अपना सगा भाई है। बहन के अंधे होने का तुमने बहुत खूब फायदा उठाया, उसके खूबसूरती का इस्तेमाल किया। मैं जानता हूँ कि तुम किस नियत के इंसान हो। मैंने चिल्लाकर कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा घटिया इंसान नहीं हूँ। वो पुलिस इंस्पेक्टर सख्त नजरों से मुझे घूर रहा था। फिर आगे बढ़कर के कहने लगा कि हमें तुम्हें अरेस्ट करना है। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो हमें दिखाओ, वरना तुम्हें सजा दिलवाने से कोई नहीं बचा सकता। ये बात सुनकर तो मेरी सांसें रुक गई थी। मैं तो शॉक्ड रह गया था। मुझे लगा कि शायद मैंने कहा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ, ये सच है कि मेरी दीदी हर साल प्रेग्नेंट होती थी और मैं उनका अबॉर्शन भी करवाया करता था, लेकिन मैंने ये सब कुछ उनके साथ नहीं किया। पुलिस वाला कहने लगा कि ये सब तो तुमने ही किया है, क्योंकि तुम्हारी बहन कहीं आती जाती भी नहीं थी। हमें मोहल्ले वालों ने सारी जानकारी दे दी है, यहाँ तक कि तुम्हारे घर भी कोई नहीं आता था। इकलौते तुम ही हो जो अपनी बहन को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाया करते थे और जो अपने घर में उसके साथ होते थे। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि उसके साथ गलत करने वाला इंसान तुम ही हो। ये सब सुनकर तो जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई थी। ये क्या इल्जाम था? ये कैसा दावा था? ये कौन सा सच था जिससे मैं खुद भी बेखबर था? मुझे लगा कि जैसे जमीन फटे और मैं उसमें धंस जाऊं, क्योंकि मेरे सामने सब कुछ बहुत बड़ी बेइज्जती का मुकाम बन चुका था। वहां पर मौजूद सारे लोग मुझे खतरनाक नजरों से देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। कुछ चेहरे तो मुझे बहुत सारे ताने दे रहे थे, कह रहे थे कि शर्म नहीं आती इसे अपनी बहन के साथ ये सब कुछ करते हुए। लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को मजाक बना दिया है। अगर इस लड़की के माता पिता जिंदा होते तो ये अपनी हवस अपनी बहन के साथ ना मिटाता। बेचारी मासूम लड़की अपने कैसे दरिंदे भाई के साथ रह रही थी। मैंने एक बार फिर से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस वाले ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और कहा कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी बहन खामोश क्यों है? ये शब्द मेरे सीने में किसी तीर की तरह उतर गए थे। मैंने फौरन दीदी की तरफ देखा, वो फिर भी खामोश थी। ये खामोशी मुझे बर्बाद कर रही थी। मुझे लगा कि जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। हमेशा मैं अपनी दीदी को बचाने की कोशिश करता था। मैं चिल्लाया तो पुलिस ऑफिसर ने मेरी तरफ हथकड़ियां बढ़ाई और कहा कि हमारे साथ चलो, ये सब तुम्हें अदालत में साबित करना होगा। मेरी दीदी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनका चेहरा गम और बेबसी की दास्तां सुना रहा था। दीदी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती थी, मगर कोई ताकत उन्हें रोक रही थी। लेकिन मैं बार बार दीदी से कह रहा था कि दीदी कुछ तो कहो, आप मुझे बचा सकती हो। दीदी ने सिर्फ अपना चेहरा मेरी आवाज सुनकर अपनी तरफ किया, मगर कुछ कहा नहीं। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैंने फिर से कहा कि दीदी बस एक बार कह दो कि मैं बेकसूर हूँ
मगर वो कुछ नहीं बोली। ये खामोशी मेरी कातिल बन चुकी थी। मैं रो रहा था। सारे लोगों के सामने मेरी खूब बेइज्जती हो रही थी और पुलिस मुझे अपने साथ लेकर जा रही थी। फिर भी दीदी ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने मुझे इसी तरह से जाने दिया, जिससे सारे लोगों के सामने ये बात सच साबित हो गई थी कि उनका गुनाहगार मैं ही हूँ। पुलिस की सख्त नजरें और दीदी की खामोशी, ये सब मेरे खिलाफ थी। मेरे कानों में वहां पर मौजूद सारे लोगों की आवाजें गूंज रही थी, जैसे मैं कोई दरिंदा हूँ जो अपनी ही बहन के साथ गलत करता था। मेरे प्यार से कहने पर भी और मेरे चिल्लाकर कहने पर भी दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो सिर्फ खामोश रहीं और आंसू बहाती रहीं। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मेरे साथ सख्ती से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई थी। उसी पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करते रहे, क्यों उसके साथ गलत करने के बाद तुम उसका बार बार अबॉर्शन करवाते रहे। मैंने गुस्से से जवाब दिया कि मैं अपनी अंधी बहन के साथ ऐसा क्यों करूंगा। पुलिस वाला कहने लगा कि मैंने पूरे मोहल्ले के लोगों से बात की है, हर कोई यही कह रहा है कि तुम्हारी बहन हर साल अचानक प्रेग्नेंट हो जाती थी और ये बात तुम अपने मोहल्ले वालों से छुपाया करते थे और तुम उसे जबरदस्ती अस्पताल ले जाया करते थे और उसकी प्रेगनेंसी खत्म करवा दिया करते थे। मैंने कहा कि ये सब झूठ है। तो वो कहने लगा, तो फिर तुम्हारी बहन कुछ बोली क्यों नहीं, वो खामोश क्यों रही? पुलिस वाले ने ये सब मुस्कुराहट के साथ कहा था। मैं खामोश हो गया। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। कुछ घंटों के बाद मुझे हवालात में बंद कर दिया गया था। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया था। मैंने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा कि वो मुझे बचा ले। मेरी बहन घर पर अकेली होगी। मैं हमेशा अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था, हर समय हर हाल में। फिर भी वो कुछ क्यों नहीं बोली? उन्होंने मुझे क्यों नहीं बचाया? मैंने इतने साल मम्मी पापा के बिना दीदी के साथ गुजारे और उनका हमेशा ख्याल रखा, हर बार उनका इलाज करवाया। मैं नहीं चाहता था कि लोग उनसे सवाल करें कि ये बच्चा किसका है और वो कोई जवाब न दे सके, इसलिए मैं उनका अबॉर्शन करवा दिया करता था। मगर ये सब कुछ करवाना मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया था और अबॉर्शन करवाते समय कभी दीदी ने भी तो मुझे नहीं रोका था। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ डॉक्टर के पास जाया करती थी और खुद कहती थी कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहती हूँ। तो फिर अब उन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा? ये सब कुछ जेल में बैठे बैठे मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह दोबारा से चलने लगा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर मेरी बहन खामोश क्यों रही? ये सवाल मेरी आत्मा को झंझोड़ कर रख रहा था। मैं बेकसूर था तो दीदी ने मेरे हक में गवाही क्यों नहीं दी? क्या वो किसी राज को छुपा रही थी या फिर कोई और बात थी? या जानबूझकर मुझे फंसाना चाहती थी? अगले दिन मुझे अदालत में पेश किया गया, जहां पर भीड़ के साथ साथ मेरी दीदी भी पहले से ही मौजूद थी। उनको हमारे पड़ोस की गौरी बुआ लेकर आई थी और मुझे जैसे ही अदालत में लाया गया, लोग आपस में बातें करने लगे। यही वो इंसान है जो अपनी बहन के अंधे होने का फायदा उठाता रहा। इतने सालों से ये सब कुछ हो रहा था मगर किसी ने इसको नहीं रोका। ये खुद को मासूम कह रहा है मगर इसकी बहन ने अभी तक इसकी सिफारिश नहीं की, यहाँ तक कि उसे बचाने के लिए अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। ये सब सुनकर मैं अपनी बहन की तरफ देख रहा था जो अदालत में मेरे सामने ही खड़ी हुई थी। मैंने फिर से दीदी से कहा कि दीदी, यहाँ सब लोगों को सच बताओ, क्या मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ? दीदी ने सर झुका दिया। ये सब देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। क्या सच में मेरी दीदी भी यही समझती है कि मैं मुजरिम हूँ? वहां पर मौजूद यहाँ तक कि जज भी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। सच हर कोई जानना चाहता था। जज ने उनसे सवाल किया, क्या हर साल ये तुम्हारे साथ गलत करने के बाद तुम्हारी प्रेगनेंसी खत्म करवा दिया करता था? दीदी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उनकी आंखों में वही गहरा राज था जो मैं हमेशा देखता आया था। दीदी घबरा रही थी मगर उनके होठों से कोई शब्द नहीं निकला। अदालत में खामोशी छा गई। सब उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। इतने पर भी दीदी खामोश रही। दीदी कुछ कहना चाहती थी मगर बेकरार होकर खामोश हो गई और मैं पछताने लगा कि मेरी दीदी अपने मुंह से कुछ क्यों नहीं बोलती। फिर जज ने दीदी से वही सवाल किया और कहा कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी खामोशी से तुम्हारे भाई को सजा हो सकती है? अगर सच में तुम अपने मुजरिम को सजा दिलवाना चाहती हो तो तुम्हें अपना मुंह खोलना होगा और सच्चाई सब लोगों को बतानी होगी। थोड़ी देर तक तो दीदी खामोश रही और वहां पर पूरी तरह से खामोशी छाई रही। फिर दीदी ने कहा कि जज साहब, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों और किसने किया।
ये कहकर दीदी फूट फूट कर रोने लगी थी और पूरे हॉल में उनकी चीखें गूंज रही थी। जज साहब ने दीदी से वहां से जाने के लिए कहा कि सच में दीदी कुछ नहीं जानती थी। मैं ये कैसी मुसीबत में फंस गया था। जज साहब ने कहा कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती मुजरिम को जेल भेज दिया जाएगा। मुझे हथकड़ियां लगाकर वापस ले जाया जा रहा था। मेरी आंखें लगातार दीदी पर जमी हुई थी, जैसे मैं उनकी नजरों में वही मोहब्बत, वही यकीन, वही उम्मीद ढूंढ रहा था जो हमेशा मुझे सहारा देती थी। मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा था और अपनी दीदी के खामोशी को याद कर रहा था। मेरे पास कोई सबूत नहीं था अपनी बेगुनाही को सब लोगों के सामने लाने का। थोड़ी देर के बाद वही पुलिस ऑफिसर जिसका नाम शेखर था और जो शुरू से ही मेरे केस में मुझे गलत समझता रहा था, वो अंदर झांक रहा था। कहने लगा कि तुम्हें जल्द ही सजा सुना दी जाएगी। अगर तुम बेगुनाह हो तो सबूत इकट्ठे करो। मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैंने उसे तेज आवाज से कहा। उसने कहा कि तुम्हारी बहन तुम्हारा सबूत है, अगर वो तुम्हारे हक में गवाही दे दे तो तुम बच सकते हो। मैं उसकी बात पर खामोश हो गया था। अगले दिन जेल में मुझसे दीदी मिलने के लिए आई थी। मैंने दीदी से कहा कि दीदी प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो। दीदी आप ही हो जो मुझे बचा सकती हो। अच्छा आप मुझे तो बता दो कि आपके साथ ये सब कुछ किसने किया। मैं पुलिस को कुछ तो बता सकूं या फिर आप अपने मुंह से कुछ बता दो। मगर दीदी कहने लगी कि ऋषभ, मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मुझे कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो जरूर मैं कोर्ट में ये बात पेश कर देती। दीदी की बात पर मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा तो फिर आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। दीदी रोते हुए वहां से चली गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि जो होगा जैसा भी होगा यही मेरा अंजाम है। मुझे दीदी से अब कोई भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। सारे सबूत और मोहल्ले वालों की गवाही ने, यहाँ तक कि उस डॉक्टर ने भी ये गवाही दे दी थी जिसके पास मैं हमेशा दीदी को लेकर जाया करता था। उसने भी यही कहा था कि ये लड़का अपनी बहन को हमारे पास लाता है और उसका अबॉर्शन करने के लिए कहता है। सारे सबूत और लोगों की गवाही मेरे खिलाफ जा रही थी, इसलिए मुझे 17 साल की सजा सुना दी गई थी क्योंकि मेरा जुर्म बहुत बड़ा था। मेरी बहन अंधी थी, जवान थी, सुंदर थी और घर में अकेली रहती थी। मुझ पर यही आरोप लगाया गया कि मैंने इस बात का फायदा उठाकर अपनी बहन के साथ गलत किया। मैंने इस बार कुछ नहीं कहा था और दीदी तो हर बार की तरह इस बार भी खामोश रही थी। मैं दीदी से बहुत नाराज था। मैं जेल में बैठा दीवार से सर लगाकर अपना पुराना समय याद करके रो रहा था और अपने गम में डूबा हुआ था जब दीदी चलते हुए वहां मुझसे मिलने के लिए आई। उनकी आंखों में गम और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा कि अब क्यों आई हो यहाँ? दीदी ने धीरे से कहा कि ऋषभ, मैं आरोपी को बेनकाब करने के लिए आई हूँ। दीदी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा लेकिन अब क्या फायदा होगा? अब तो मुझे सजा हो चुकी है ना। अब तो आप खुश होंगी कि जैसा आप चाहती थी वैसा हो गया। आपका भाई 17 साल के लिए इस कैद में शामिल हो चुका है और क्या पता इन 17 सालों में यही बंद होकर मर जाए। दीदी कहने लगी कि ऐसा मत कहो ऋषभ, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मेरे भाई, ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। दीदी कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि कौन है जो हर साल मेरे साथ गलत करता था। वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो भी हैरानी से दीदी को देखने लगे और कहने लगे कि सच में आपको मालूम है कि ये सब कुछ कौन करता था? दीदी ने मजबूती से कहा कि हाँ मैं जानती हूँ। मगर ये बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां पर मौजूद सारे ही सीनियर इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर शेखर भी जेल का दरवाजा खोलकर उसके अंदर दाखिल हुए और मेरी दीदी को भी वहां लेकर आ गए थे और उनसे कहने लगे कि बताओ फिर वो कौन है, हमें उसके बारे में बताओ। हम ये बात कोर्ट में दायर करेंगे और आपके आरोपी को सजा दी जाएगी। दीदी पहले तो वहां पर खड़ी रही और फिर धीरे धीरे वहां पर मौजूद सारे लोगों के बराबर चलने लगी। पहले एक इंस्पेक्टर के पास रुकी और फिर आगे बढ़ गई, फिर दूसरे इंस्पेक्टर के पास रुकी, फिर से आगे बढ़ गई, फिर तीसरे इंस्पेक्टर के पास रुकी और उन्होंने झट से उसका गिरेबान पकड़ लिया। ये सब मैं बड़ी हैरानी से देख रहा था और वहां पर मौजूद इंस्पेक्टर और हवलदार भी। दीदी कहने लगी कि यही है वो इंसान जिसने मेरे साथ गलत किया। दीदी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये वही है, ये वही है। ये पुलिस इंस्पेक्टर कोई और नहीं बल्कि शेखर था जो शुरू से ही मुझे टॉर्चर कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, बार बार कह रहा था कि तुमने ही ये सब कुछ किया है। ये सब वहां पर पुलिस ऑफिसर और हवलदार हैरान होकर देख रहे थे और शेखर भी कह रहा था कि ये क्या बकवास है, ये लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है।
मगर दीदी की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक भरोसा था। वो कहने लगी कि यही वो इंसान है जो कई सालों से मेरे साथ गलत करता आ रहा है। उसने कहा कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? तो दीदी कहने लगी कि तुम्हारे लगाए गए परफ्यूम से, क्योंकि तुमने अभी भी जो परफ्यूम लगाया हुआ है उसकी खुशबू बिल्कुल वही है, और जब से तुम हमारे मोहल्ले में आकर मेरे भाई को अरेस्ट करके लेकर गए हो, तब से मैं महसूस कर रही हूँ कि ये वही खुशबू है जो हर बार मुझे आती थी। इस बात का मुझे यकीन करना था, और यकीन तब हुआ जब तुम मेरे भाई को सजा हो जाने के बाद भी मुझसे मिलने के लिए आए। तब मैं समझ गई थी कि तुम ही वो इंसान हो जो मेरे साथ गलत करते आ रहे हो, और आज भी मैंने तुम्हें तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू से ही पहचाना है। मुझे शेखर पर गुस्सा आया तो मैंने फौरन ही उसका गिरबान पकड़ लिया, लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे शांत रहने के लिए कहा और कहा कि कानून अपने हाथ में मत लो। शेखर चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, भला ऐसे कैसे किसी का परफ्यूम से कोई मुजरिम को पकड़ सकता है? जरूरी नहीं कि ये परफ्यूम सिर्फ मैं ही लगाता हूँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक जैसा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। वहां पर सीनियर पुलिस ऑफिसर कहने लगा कि सच क्या है, इस बात का पता तो हम लोग लगा लेंगे। उन्होंने मुझे जेल में बंद कर दिया और वो खुद पुलिस इंस्पेक्टर शेखर को ले गए। शेखर का पॉलीगैमी टेस्ट करवाया गया, जिसमें उससे जो सवाल किए गए वो बिल्कुल सही साबित हुए, और ये बात सच साबित हो गई थी कि उसने मेरी दीदी के साथ गलत किया था, वही उनका आरोपी था। पुलिस के पास सारे सबूत आ गए थे। पॉलीगैमी टेस्ट भी करवा दिया गया था जो कि पॉजिटिव आया था। इससे ये बात साबित हो गई थी कि आरोपी वही है। मगर वो आरोपी कैसे हो सकता था? उसका और मेरी बहन का तो कोई कनेक्शन भी नहीं था। अब तो वही बस सब कुछ बता सकता था। वो पुलिस की हिरासत में था और अगले ही दिन कोर्ट में हम सबको पेश किया गया, जहां पर इंस्पेक्टर शेखर भी था और सामने ही मेरी दीदी भी मौजूद थी। वहां सारे सवाल जवाब किए गए। अदालत में खड़े होकर पुलिस ने जज साहब को सारे सबूत दे दिए थे जो कि शेखर पर सच साबित होते थे। जज साहब ने कोर्ट में सबके सामने शेखर से सवाल किया कि इंस्पेक्टर शेखर, आपने ऐसा क्यों किया? जहां शेखर ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, क्योंकि जुर्म कबूल करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे नहीं पता था कि वो इस तरह भी पकड़ा जा सकता है। उसने अपनी आंखों को नम किया और फिर बताना शुरू किया कि दरअसल इन दोनों भाई बहन के पिता मेरे पिताजी के दोस्त हुआ करते थे। ये बात कई सालों पुरानी है, जब मेरी उम्र 13 साल थी और मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। हमारी जिंदगी बड़ी खुशहाली से गुजर रही थी, लेकिन मैं काफी दिनों से अपने पापा को परेशान देख रहा था और मुझे ये नहीं पता था कि ये परेशानी एक दिन मेरे पिता की मौत का रूप बन जाएगी और मेरे माता पिता को मुझसे दूर कर देगी। मेरे पापा और ऋषभ के पापा अरविंद श्रीवास्तव जी एक दूसरे के दोस्त थे और उन दोनों ने कई सालों पहले अपना कारोबार पार्टनरशिप में किया था। लेकिन धीरे धीरे अरविंद श्रीवास्तव जी मेरे पापा के साथ गद्दारी करने लगे। उन्होंने बिजनेस में होने वाला सारा प्रॉफिट अपने पास रखना शुरू कर दिया और मेरे पिता से कहने लगे कि बिजनेस में लॉस हो रहा है। मेरे पिता, जो कि इस बात से बेखबर थे क्योंकि उन दिनों मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और वो उसमें लगे हुए थे। जब मेरी मम्मी की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मेरे पापा ने अरविंद अंकल से जाकर बात की, तो उन्होंने कहा कि अब हमें अपना बिजनेस अलग कर लेना होगा क्योंकि हम दिन ब दिन लॉस में जा रहे हैं। मेरे पापा कहने लगे कि इस केमिकल की फैक्ट्री में मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत सारा पैसा लगाया है, ऐसे कैसे हमें लॉस हो सकता है? तुम्हें तो कहीं लॉस नहीं हो रहा। मेरे पापा के कुछ जानने वाले लोगों ने उनको बता दिया था कि तुम्हारा पार्टनर, जो कि तुम्हारा दोस्त भी है, अब वो लालची हो गया है और तुम्हें कारोबार से अलग कर देना चाहता है। इस बात पर अरविंद अंकल और मेरे पापा के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मेरे पापा ने अरविंद अंकल पर गुस्से में हाथ उठा लिया था। अरविंद अंकल से अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त न हो सकी, इसलिए उन्होंने सब कुछ अपने नाम करवाकर फैक्ट्री को आग लगा दी। केमिकल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी और इस आग का इल्जाम भी मेरे पापा पर लगा दिया गया। फैक्ट्री में रात के समय भी वर्कर्स काम किया करते थे, इसलिए कुछ वर्कर्स की मौत हो गई और उन वर्कर्स की मौत का इल्जाम भी मेरे पापा पर आ गया था। अरविंद अंकल ये सब कुछ जानते थे। वो चाहते तो मेरे पापा को बचा सकते थे, मगर वो अपनी बेइज्जती का बदला मेरे पापा से ले चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने हमारा सब कुछ अपने नाम कर लिया। मेरे पापा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरविंद अंकल ने अपने पैसे की ताकत दिखाई और मेरे पापा के खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठे करके कोर्ट में पेश किए, जिससे मेरे पापा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बचपन में ही मैं अपने पिता से दूर हो गया
और ये सदमा मेरी माँ बर्दाश्त न कर सकी। वो दिन ब दिन बीमार रहने लगी। हम लोग उस घर में रहते थे जहाँ ये दोनों भाई बहन अब रहते हैं। वो मेरे माता पिता के साथ मेरा पुराना और यादगार घर हुआ करता था। पिता को अपनी आंखों के सामने मैंने जेल जाते हुए देखा था, जबकि अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मौत से लड़ते हुए देखा था। कुछ समय के बाद जेल में ही मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पापा के मरने से पहले अरविंद अंकल के पास कई बार मेरी मम्मी गई थी उनसे मदद मांगने के लिए। उन्होंने कहा था कि वो अपना केस वापस ले लें, मेरे पापा को छोड़ा दें, मगर ऐसा कुछ नहीं हो सका। अरविंद अंकल ने मेरी मम्मी की कोई मदद नहीं की और मेरी मम्मी मुझे अपने मायके अपने गांव लेकर चली गई, क्योंकि यहाँ वो अकेली रह गई थी। उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। वो जानती थी कि वो खुद भी कुछ दिन की मेहमान है। वो गांव में किसी वैद्य से अपना इलाज करवाना चाहती थी और वहां पर इलाज के दौरान मेरी माँ की भी मौत हो गई और मैं पूरी तरह से अकेला रह गया। मेरा घर ऋषभ के पिता की वजह से बिगड़ा था। मैंने एक अमीर बाप का बेटा होते हुए भी अपने माता पिता के बिना गरीबी की जिंदगी गुजारी। गांव के लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने मेरी परवरिश की और मुझे एक काबिल इंसान बनाया। मैं इन लोगों से बदला इसीलिए लेना चाहता था क्योंकि मुझे तकलीफ होती है आज भी। मैं इन लोगों को अपने घर में रहता हुआ देखता हूँ तो यहाँ तक कि मैं तो उसके माता पिता से बदला लेना चाहता था, लेकिन जब मैं जवान होकर पढ़